पेपर, जेल एंड कैपिलरी। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं पेपर, जेल एंड कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को। मतलब कि आज का आपका लेक्चर है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। मतलब कि ऐसे कौन सा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में और वी कैन से इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं पेपर, जेल एंड कैपिलरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपको कई मेडिकल सिलेबस में दे रखा है। स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर मेडिकल सिलेबस में भी है। साथ ही साथ इससे क्वेश्चन बनता है मेजर, बड़ा क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स 15 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टॉपिक आपको बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस यूनिट नंबर 3 में भी दिया गया है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बताइए, उसका इंट्रोडक्शन बताइए, फिर फैक्टर अफेक्टिंग बताइए, फिर ऐसी टेक्निक बताइए जिससे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, जैसे पेपर, जेल, कैपिलरी। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन बताइए। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर है जिसमें जेल पढ़ के तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है। कैसा टेक्निक है? सेपरेशन टेक्निक है, जहां पर नाम से पता लग रहा हम कुछ ना कुछ सेपरेट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए डीएनए है, डीएनए के कुछ बड़े फ्रेगमेंट है, कुछ छोटे फ्रेगमेंट है, कुछ बहुत ही छोटे फ्रेगमेंट है, तो इन सबका सेपरेशन, आरएनए का सेपरेशन, प्रोटीन का सेपरेशन, इन सभी का सेपरेशन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए का सेपरेशन, आरएनए का सेपरेशन, प्रोटीन का सेपरेशन, यहाँ तक कि मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। जैसे मान लीजिए आपका सैंपल है, इस सैंपल में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है अलग अलग हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है जहां पर हम डीएनए को अलग कर सकते हैं, आरएनए को अलग कर सकते हैं, प्रोटीन को अलग कर सकते हैं और चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सैंपल है, इस सैंपल को मैं यहाँ पर रखता हूँ जहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पर मैं लगाता हूं आपका एनोड और यहाँ पर मैं आपका लगाता हूं कैथोड। अब देखो, इलेक्ट्रोड के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है जहां भी कैथोड दिखा मतलब कि वो हो गया नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोड के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां भी एनोड दिखा वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर बीच में आपका सैंपल रखा हुआ है, दिस इज योर सैंपल, जिसके अंदर आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज के मॉलिक्यूल है, कुछ नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा। किसको अप्लाई किया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा। तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो इन चार्ज में मूवमेंट होगी, ये चार्ज में जो है मूवमेंट होगी। कैसे मूवमेंट होगी? ये जो नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और वी कैन से एनोड की तरफ भागेगा क्योंकि एनोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये जो आपका प्लस वाला मॉलिक्यूल है ये आपके कैथोड की तरफ भागेगा क्योंकि कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमें दो तो इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है।
साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना होता है और सैंपल को इंट्रोड्यूस करना होता है। एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया। अगर मैं बात करूं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की, अगर मैं बात करूं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो दोनों ही कंडीशन में आपको इसी तरह से सिनेरियो देखने को मिलेगा, जहां पर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर आपका सैंपल होगा, सैंपल आपका बफर सॉल्यूशन में होगा। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा, जिसकी मदद से चार्ज जो है सेपरेट होंगे और अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, पर जेल में अलग होगा। जेल में नाम से पता लग रहा है जेल को यूज करेंगे। अलग अलग तरह के जेल होते हैं, जैसे एगेरोस जेल, पोली एक्राइलमाइड जेल, तो अलग अलग तरह के जेल होते हैं, वो हम देखेंगे। हम एगेरोस जेल को यूज करके आपको पूरा समझाएंगे। एक आइडिया लग गया ना कि क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है, जहां पर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल और वी कैन से आयन और वी कैन से चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा कॉमन बात बता रहा हूं जो सभी में आप लिख सकते हैं, चाहे वो पेपर हो, जेल हो, कोई सी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, आप सभी में लिख सकते हैं कि आपका जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, मतलब कि जो आपका आयन है, आइदर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं मतलब, पर हाँ चार्ज मॉलिक्यूल है, आयन है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपका X प्लस आयन है, ठीक है, और एक तरफ है X प्लस 2, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके पास ज्यादा चार्ज होता है वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका एनोड है, एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब एनोड की तरफ, और ये है आपका कैथोड, कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक बात बताइए, इनमें से एनोड की तरफ कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो एनोड की तरफ तो कोई नहीं जाएगा। ये दोनों जाएंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ भागेंगे। इनमें से पहले कौन आएगा? सर पहले आएगा X प्लस 2 वाला फटाफट कैथोड के पास। क्यों? क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसके पास चार्ज ज्यादा है उसकी मूवमेंट फास्ट होगी एज कंपेयर टू वो मॉलिक्यूल, वो आयन जिसके पास चार्ज कम है। अब एक और बात, ये प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लीजिए X माइनस है और X माइनस 2 है, तो इनमें कौन भागेगा तेज? -2 वाला, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है। तो ये एनोड की तरफ जल्दी आएगा और ये धीरे 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 आएगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था। साथ ही साथ एक और बात, जैसे मान लीजिए यहां पर ये आयन है Mg प्लस और यहां पर कैल्शियम +2 ये आयन है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ऐसे ही रैंडम ले लिया। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि मान लीजिए इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, इसका मोलिकुलर वेट कम है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो कौन जल्दी पहुंचेगा इलेक्ट्रोड के पास? जिसका मोलिकुलर वेट कम होता है वो फटाफट इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो चार्ज ज्यादा होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, तो मूवमेंट जो है फास्ट होती है आयन की। क्लियर? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं, और फोरेसिस का मतलब होता है माइग्रेशन। और माइग्रेशन किसका होगा? यहाँ पर आयंस का होगा। कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई नेगेटिव चार्ज होता है, तो वही तो भागते हैं अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, कहीं ना कहीं माइग्रेशन देखने को मिलता है आयंस में। दैट्स वाई इसका पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर माइग्रेशन देखने को मिल रहा है चार्ज में। ये एक तरह का सेपरेशन मेथड है। ठीक है, और जो माइग्रेशन हमें चार्ज में देखने को मिल रहा है वो अलग अलग स्पीड का देखने को मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए किसी के पास चार्ज ज्यादा है, किसी के पास चार्ज कम है, तो जिसके पास चार्ज कम है वो धीरे धीरे जाएगा, जिसके पास चार्ज ज्यादा है वो जल्दी जल्दी जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितना चार्ज ज्यादा उसकी उतनी स्पीड ज्यादा, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट उतनी ही कम स्पीड। क्लियर? आप देख सकते हैं एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज मोलिक्यूल आ रहा है। प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको बताया, द चार्ज मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
जैसे ही चार्ज मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है वो मूवमेंट करने लग जाता है इलेक्ट्रोड की तरफ। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का कोई मॉलिक्यूल है तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। ठीक है, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे आपका नेगेटिव चार्ज का मॉलिक्यूल है तो वो किसके पास जाएगा? एनोड के पास, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज है। वही लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि चार्ज ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए Mg+2 है और एक Mg+ है, तो किसके पास ज्यादा है? +2 के पास चार्ज ज्यादा है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, चार्ज ज्यादा है तो मोबिलिटी मतलब कि उसकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक है, और मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो मोबिलिटी जो है कम होगी। यहाँ पर मोबिलिटी कर लेना, इसको मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में। यहाँ पर मोबिलिटी आएगी, मोबिलिटी जो है कम होगी। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या है? म्यू इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय 6πr ईटा। ईटा का मतलब होता है हमेशा विस्कोसिटी, ज्यादातर में ये देखने को मिलता है। क्यू का मतलब होता है चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। म्यू का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये जो आर होता है इसका मतलब होता है रेडियस, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये तो 6 है, ये पाई है, ये आर का मतलब हो गया रेडियस, ईटा का मतलब हो गया विस्कोसिटी, क्यू का मतलब हो गया चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, म्यू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के आपको टाइप्स दिखा रखे हैं। सर आपने बताया तो था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में पेपर आता है, जेल आता है, कैपिलरी आता है। अरे हाँ भाई, पर वो किसके अंडर आता है वो देखो। इलेक्ट्रोफोरेसिस दो तरह से होते हैं, एक होता है स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर कैपिलरी तो आ गया है ना, अभी भी हमारे पास एक तो हमारा पेपर और एक हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बचा हुआ है। कैपिलरी तो आ गया। अब देखो, स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड फॉर सेपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ principle used for separation, we can divide the slab electrophoresis into 3 types. First one is zone electrophoresis, second one is isoelectrofocusing, third one is immunoelectrophoresis. I repeat, slab electrophoresis on the basis of principle of separation, it is divided into 3 types: zone electrophoresis, isoelectrofocusing and immunoelectrophoresis. सर हम तो ये दोनों पढ़ने वाले थे, ये तो कहीं दिख नहीं रहे। चलो दिखाता हूं। अब यहां पर जो आपका जोन वाला है ना, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोटू पतलू में आता है जोन बनेगा डॉन। तो ये जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसी के अंदर आपके आते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना देना ताकि मैं भी खुश हो जाऊंगा, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ठीक है, उसको पता लगेगा कि आपको आता है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और बहुत ही अच्छे से डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस देखे। अब हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब कि हमारा जो आयन है वो मूव कर रहा है तो उसके मूवमेंट में दिक्कत दे रहे हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला है चार्ज ऑफ आयन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वो जल्दी मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल का चार्ज ज्यादा उस मॉलिक्यूल की मोबिलिटी ज्यादा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि x+2 जो है जल्दी मूव करेगा एज कंपेयर टू x+। उसके बाद आता है साइज ऑफ आयंस। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने आपको बोला था मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो मूवमेंट जो है कम होगी, और वी कैन से इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है कम होगी। साथ ही साथ अगर साइज ज्यादा होगा, बड़े साइज का होगा आयन, तो उसके साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, मतलब कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है कम होती। उसके बाद है आपका विस्कोसिटी। एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विस्कस सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में क्या यहाँ पर आयन मूव कर पाएगा? सही से नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है मीडियम की तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कब कब कम होती है? जब विस्कोसिटी मीडियम की ज्यादा हो, आपके आयन का साइज ज्यादा हो, या फिर आपके आयन का मोलिकुलर वेट ज्यादा हो।
इन तीनों ही कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है कम हो जाती है। और इससे पहले हमने देखा था कि जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी मूव करेगा एज कम्पेयर टू जिसके पास चार्ज कम है। एक और बात कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से जो चार्ज है वो फटाफट फटाफट मूव करेंगे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेशन जो है जल्दी होगा। जैसे मान लीजिए आपका सैंपल है, सैंपल में पॉजिटिव चार्ज के भी है, नेगेटिव चार्ज के भी है। आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो जितना ज्यादा आपने वोल्टेज अप्लाई किया उतनी ही स्पीड से ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करने से भी यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट जो है बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए अगर आपने बहुत ही ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से जो आपका बफर सॉल्यूशन होता है वो एवापोरेट भी हो सकता है। तो ध्यान रखना इस एवापोरेशन को भी आपको बचाना है, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं करना। उसके बाद है आपका आयनिक स्ट्रेंथ टू बफर। जितनी ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ उतना कम माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, इधर से उधर जो हो रही है ना चार्ज में, वो कम हो जाएगी जब आपके बफर की आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसके बाद है आपका टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब कि उतना ही ज्यादा चार्ज का मूवमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है ये मॉलिक्यूल के शेप पर भी डिपेंड करती है। तो कई तरह के फैक्टर हो गए, शेप पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, आयनी स्ट्रेंथ टू बफर। उससे पहले हमने देखा था साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑन आयन, वोल्टेज अप्लाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ज ऑन आयन, साइज ऑफ द आयन, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, जैसे कि आपका पेपर, आपका जेल और आपका कैपिलरी। पेपर में कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर को डिप कर देना है बफर सॉल्यूशन में। आई रिपीट, आपने लिया पेपर, पेपर को आपने डिप कर दिया बफर सॉल्यूशन में, तो आपके पेपर के ऊपर बफर सॉल्यूशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है वॉटमैन फिल्टर पेपर। जैसे ही आप वॉटमैन फिल्टर पेपर लेंगे उसके ऊपर आपको बफर सॉल्यूशन को लगा देना है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि पेपर लेना है, पेपर को बफर सॉल्यूशन में डिप करना है और वी कैन से मॉइस्ट करना है पेपर को बफर से। पेपर यहाँ पर आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर है। उसके बाद आपको दो इलेक्ट्रोड लेने हैं, एक आपका कैथोड हो गया, एक आपका एनोड हो गया। दोनों इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देना है उस पेपर को। दिस इज योर पेपर, जिसको हमने दोनों इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और ये पेपर जो है बफर में डिप करके हमने लगाया है। उसके बाद एक साइड पे, इलेक्ट्रोड के एक साइड पे हमें यहाँ पर पेपर के ऊपर सैंपल रखना है। एज यू नो वेरी वेल, सैंपल में दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब इनका करना है हमें सेपरेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें यहाँ पर लगा देना है वोल्ट मीटर, जिससे करंट जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही करंट जाएगा यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल है, वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब जैसे ही यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन हुआ, हमें उस पेपर को ले लेना है, क्योंकि पेपर के ऊपर चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, है ना, अलग अलग तरफ चल जाएंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव जैसे ही सेपरेट हुए, हमें पेपर को लेना है, पेपर को हमें करना है ड्राई। जैसे ही हम पेपर को ड्राई करेंगे उसके बाद उसकी स्टैनिंग कर देंगे, जिससे हमें विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि कितने हैं और किस तरफ है। क्लियर है? तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर आपको पेपर चाहिए होगा। सबसे पहले हमने लिखा है कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए हमें पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ऑब्वियसली नाम है पेपर और यहाँ पर यूज भी हो रहा है पेपर, दैट्स व्हाई इट इज पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब तो है कि यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है चार्ज का, पर विद द हेल्प ऑफ पेपर हो रहा है, दैट्स व्हाई पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेपर जो है एक तरह का सपोर्टिंग मीडियम है यहाँ पर। जैसे कि आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर, जिसका ग्रेड होता है 3 mm। ग्रेड का मतलब पोर साइज, डिफरेंट पोर साइज होते हैं इनके। द पेपर इज यूज टू बी वॉश विद डिस्टिल वाटर फॉलोड बाय 0.1 मोलर HCl और 0.01 मोलर EDTA टू रिमूव इम्प्योरिटी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आपका पेपर है ना, तो उस पेपर को, उस वॉटमैन फिल्टर पेपर को सबसे पहले तो आप डिस्टिल वाटर से धो, उसके बाद 0.1 मोलर HCl के साथ धोना है या फिर 0.01 मोलर EDTA के साथ धोना है, ताकि इम्प्यूरिटी वहां से हट जाए।
ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि पेपर चाहिए, पेपर यूज कर रहे हैं इसलिए पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहे हैं। पेपर जो है सपोर्टिंग मीडियम का काम कर रहा है, साथ ही साथ वॉटमैन फिल्टर पेपर ले रहे हैं जिसका ग्रेड 3 है। जो भी फिल्टर पेपर ले रहे हैं उसको डिस्टिल वाटर से धो रहे हैं, उसके बाद उसको वापस वॉश करना है 0.1 मोलर HCl या फिर आप कह सकते हैं 0.01 मोलर EDTA के साथ, ताकि इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए उस पेपर से। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड यूज करने हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज करने हैं, अलग अलग चार्ज के होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ ए थिन वायर, किस तरह से आप यूज करेंगे, थिन वायर की फॉर्म में आप यूज करेंगे जो कि कार्बन या फिर प्लेटिनम का बना होता है। यहां पर आप वोल्टेज सप्लाई कितनी रखते हैं, 8 to 15 वोल्ट पर सेंटीमीटर। उसके बाद दो तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो उस बेसिस पे दो तरह की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। एक होता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक होता है लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोनों के वोल्टेज यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड एंड वोल्टेज, और इससे पहले हो गया पेपर। हम ये देख रहे हैं कि पेपर में हमें क्या क्या चाहिए, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या चाहिए, पेपर चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए और एक मीडियम चाहिए था, बफर मीडियम। तो बफर ऑफ डिफरेंट पीएच, डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ आर यूज्ड इन सेपरेशन प्रोसेस। जो भी हम बफर यूज कर रहे हैं उसकी पीएच अलग होगी, आयनिक स्ट्रेंथ अलग होगी, जिसको हम यूज कर रहे हैं हमारे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और ये जो बफर की पीएच है ना, ये किस पे डिसाइड करेगी, बफर ऑफ द पीएच डिसाइडेड और डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड टू बी सेपरेटेड। हमें कौन से कंपाउंड को सेपरेट करना है, मतलब कि हमारे सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा बफर लेंगे। आई रिपीट, अगर आपको बफर चूज करना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा सैंपल, सैंपल के बिहाफ पर आप बफर चूज करेंगे आपके पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डिफरेंट पीएच का, डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ का। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपके सिट्रेट बफर हो गए, बार्बिटोन बफर हो गए। तो ये हो गया आपका पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आप बोलोगे सर डायग्राम तो है नहीं, तो ये लो डायग्राम, इसमें क्या था। उसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं कि ये जो टेक्निक है इजी टू हैंडल है, इसका कॉस्ट भी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पेपर और बफर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं बस। और हम यहाँ पर नंबर्स ऑफ सैंपल जो है अलग अलग कर सकते हैं, एक पेपर पे अलग अलग सैंपल आ सकते हैं ना, सेपरेशन हो सकता है बहुत सारे सैंपल का एक ही पेपर पे। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे सेपरेशन में समय बहुत ज्यादा लगेगा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और अगर आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका जो बफर है वो एवापोरेट हो जाए, तो आपको प्रिकॉशन भी रखने पड़ेंगे। उसके बाद आ गया आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सेपरेशन करेंगे डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। Here gel is used for separation of molecule, so it is called gel electrophoresis। जैसे पेपर में पेपर यूज कर रहे थे तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल में जेल यूज कर रहे हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज वी कैन सेपरेट द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अब यहां पर हम जेल तो यूज कर रहे हैं, पर कौन सा, एगेरोस जेल कर रहे हैं, पॉली एक्राइलामाइड जेल कर रहे हैं, कौन सा जेल यूज कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एगेरोस जेल जो होता है वहां पर पोर साइज ज्यादा होता है, और जो आपका पॉलीएक्राइलामाइड जेल होता है वहां पर पोर साइज कम होता है। तो अगर यहाँ पर पोर साइज बड़ा है, इतना बड़ा पोर है, तो यहां से बड़े बड़े मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पोर साइज छोटे छोटे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकलेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल का साइज क्या है। जैसे मान लीजिए डीएनए के बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट है तो आप यूज कर सकते हैं पॉलीएक्राइलामाइड जेल, जिससे आप निकाल सकते हैं, या फिर आपके प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जिसको आप निकाल सकते हैं पॉलीएक्राइलामाइड जेल से। पर अगर कोई बड़ा पार्टिकल होगा, जैसे आपका डीएनए हो गया, ठीक है, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, पूरा डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको यूज लेना पड़ेगा एगेरोस जेल। तो एगेरोस जेल का पोर साइज ज्यादा होता है तो बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है, पॉलीएक्राइलामाइड जेल का पोर साइज कम होता है तो छोटे मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है, जैसे डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट और प्रोटीन्स को। अब देखो हमें क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, सेपरेशन टेक्निक है जहां पर हम सेपरेट करते हैं हमारे डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को, चार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है। और यहाँ पर जेल का यूज कर रहे हैं इसलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए सैंपल, सैंपल जिसमें आपका डीएनए हो। डीएनए को, जैसे मान लीजिए हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं तो सैंपल में डीएनए होगा। अब डीएनए कैसा होता है, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। अब आपको पता होना चाहिए डीएनए नेगेटिव क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। आई रिपीट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट डीएनए इज ए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। तो अगर ये नेगेटिव होगा
तो इसका सेपरेशन करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा फ्रेगमेंट है डीएनए का, कोई इससे छोटा है, 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 तो ये जो फ्रेगमेंट है डीएनए के, इनको सेपरेट करना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास सैंपल है जिसको आपको सेपरेट करना है, सबसे पहले तो आपके पास सैंपल होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास एगेरोस का जेल होना चाहिए। अब एगेरोस का जेल कैसे बनाएंगे वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एगेरोस को वे करना है, यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली बना रखा है ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले आपको एगेरोस को वे करना है, वे कर लिया प्रॉपर वेइंग मशीन पे, उसके बाद आपको उसको मिक्स कर देना है TAE बफर सॉल्यूशन में। आई रिपीट, सबसे पहले एगेरोस को वे किया, उसको मिक्स कर दिया TAE बफर सॉल्यूशन में, इस पूरे को रख दिया हमने माइक्रोवेव में। कहां पे रख दिया? माइक्रोवेव में। और हमने रखा तब तक जब तक उसका जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो देखो, इसको हमने बॉईल किया 2 मिनट तक, तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये पूरा सॉल्यूशन ये ट्रांसपेरेंट हो गया था। आई रिपीट, सबसे पहले हमने क्या किया, एगेरोस लिया, एगेरोस को वे किया, TAE बफर सॉल्यूशन में मिक्स किया, उसको माइक्रोवेव किया, 2 मिनट तक बॉईल किया, तब जाके हमारा ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब उसके बाद इस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को हम निकालेंगे बाहर माइक्रोवेव से। तो वही बता रखा है कि आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। आप देख सकते हैं ये जो आपका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था, इसको आपने रिमूव कर लिया माइक्रोवेव से, फिर आपने इसको बाहर रखा और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे 50 डिग्री तक आ गया, ठंडा हो के इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक आ गया, ठीक है। अब इसको आपको पोर करना है। कहां पर पोर करोगे? इसको आप पोर करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में। हमने क्या बना लिया? हमने बना लिया एगेरोस का जेल, और इस एगेरोस के जेल को हमें डालना है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में। पर ध्यान से डालेंगे, और डालने से पहले एक काम करेंगे, डालने से पहले हम यहां पर देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट तो एक बड़े लेवल का नाम हो गया। अगर मैं एक पर्टिकुलर बात करूं कि इसको हमें कहां पर रखना है, तो हम रखेंगे इसको कास्टिंग ट्रे में। कहां पर रखेंगे? कास्टिंग ट्रे में। और इस कास्टिंग ट्रे में इस सॉल्यूशन को डालने से पहले हमें वहां पर कॉम्ब लगा देना है, इस तरह से कॉम्ब लगा देना है। लगा दिया तो हम हमारे जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, माइक्रोवेव से निकाला, 50 डिग्री तक लाया, उसके बाद उसको हमने कास्टिंग ट्रे में डाल दिया। कास्टिंग ट्रे में डालने से पहले हमने वहां पर कॉम्ब को अप्लाई कर दिया। यहाँ पर लिखा है अप्लाई द कॉम्ब इन कास्टिंग ट्रे, फाइनली यू हैव टू पोर द एगेरोस सॉल्यूशन। और जब आप एगेरोस सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एगेरोस सॉल्यूशन को डाल रहे हैं, तो एगेरोस सॉल्यूशन इसमें जा रहा है कास्टिंग ट्रे में, पर डालते टाइम हमें बहुत ही ध्यान से डालना है, केयरफुली पोर करना है, ताकि यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर यह भी मैंने लिखा है कि पोर केयरफुली टू प्रिवेंट द बबल फॉर्मेशन, एक एक लाइन लिखी हुई है। फिर जैसे ही हमने इसको डाला कास्टिंग ट्रे में, कोम यहाँ पर हम अप्लाई कर ही चुके थे, उसके बाद हमने इसको रख दिया 15 से 20 मिनट। जैसे मान लीजिए आपकी कास्टिंग ट्रे है, यहाँ पर कॉम लगा हुआ है, यहाँ पर अभी हमने एगेरोस का सॉल्यूशन डाला, और अगर हमने इस पर 15 से 20 मिनट रख दिया तो ये एगेरोस का सॉल्यूशन जो है सोलिडिफाइड हो जाएगा। और जैसे ही ये सोलिडिफाइड होगा, हमें क्या करना है, हमने जो कॉम्ब लगा रखा था ना, दिस कॉम्ब, इस कॉम्ब को हमें रिमूव कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ से रिमूव करेंगे कॉम्ब को, तो वहां पर इस तरह से स्पेस बन जाएगा, गड्ढे बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं होलो पॉकेट। और इसी होलो पॉकेट के अंदर हमें हमारा सैंपल डालना होता है। तो ये तो हो गया सोलिडिफाइड आपका एगेरोस, और ये होलो पॉकेट तैयार हो गए। इसी को हम कह रहे हैं कि हमारा जेल तैयार हो गया। इसी को हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जेल तैयार हो गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो तैयार कर लिया जेल को, एगेरोस जेल को, और इसको हमें डाल देना है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में। जो हमने वो तैयार किया ना जेल, उसको डाल देना है। देन प्लेस दिस जेल इनटू इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। अब हमें पता है कि वहां पर गड्ढे बन गए थे, तो उन गड्ढे में हम सैंपल डाल देंगे। सैंपल डाल दिया, सैंपल डाल दिया, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला होता है ना, उसमें डीएनए लेडर डालते हैं। लेडर का मतलब होता है कि हमें पता है कि कौन कौन से फ्रेगमेंट है और कितने साइज के हैं, हमें सब कुछ पता है। उसको हम डालते हैं फर्स्ट वाले में, बाकी सब में हमारा सैंपल डाल देंगे। जहां जहां पे हमें हमारे सैंपल को सेपरेट करना है, तो जितने छेद बने बाकी सब में वो डाल देंगे सैंपल। बाकी पहले वाले में डालेंगे डीएनए लेडर। इसका मतलब होता है कि वो वाला डीएनए जिसकी स्ट्रेंथ, जिसके फ्रेगमेंट सब कुछ आपको नोन हो, पता हो, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो गड्ढे बने हैं, ये जो होलो पॉकेट्स बने हैं, जिसको हम बोलते हैं वेल, क्या बोलते हैं? वेल। तो ये जो वेल बने हैं, ये हमेशा कैथोड की तरफ होने चाहिए। क्यों सर? क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल। और ये आपका डीएनए जो सेपरेट होने वाला है, ये भी नेगेटिव चार्ज का होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे। वही हम कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा।
तो नेगेटिव जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो कोई तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, कोई धीरे पहुंचेगा, कोई उससे धीरे, कोई बहुत धीरे, कोई बहुत ही ज्यादा धीरे, डिपेंड ऑन द साइज, डिपेंड ऑन द चार्ज, डिपेंड ऑन द शेप, डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर वगैरह वगैरह, विस्कोसिटी वगैरह वगैरह। तो उस कंडीशन में ये डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह के आपको फ्रेगमेंट जो है सेपरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। जो बड़ा है वो पीछे पीछे रह जाएगा, जो छोटा है वो आगे आगे चल जाएगा, क्योंकि छोटे की मूवमेंट जो है जल्दी होगी एज कंपेयर टू बड़े। देन हमें क्या करना है, इस पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट को टीएई बफर के साथ ऐड कर देना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट को टीएई बफर डाल रहे हैं? क्योंकि आपका जो जेल बना है वो ड्राई ना हो, इसलिए लिक्विड डाल रहे हैं। अब एक बात और, हमने ये तो बोल दिया कि यहां पर हम सैंपल इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे, पर सैंपल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, डीएनए को यहां पर डालने से पहले, डीएनए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डीएनए को ही हम सेपरेट करने वाले हैं, तो सैंपल को इंट्रोड्यूस करने से पहले और वी कैन से डीएनए को यहां पर डालने से पहले हमें करना पड़ेगा सैंपल को प्रिपेयर। अरे सर सैंपल को क्यों प्रिपेयर करना, सैंपल को तो सेपरेट करना था। सैंपल के प्रिपरेशन से हमारा मतलब है, सैंपल को प्रिपेयर करने से हमारा मतलब है कि जो भी हमारा सैंपल है उनको उस गड्ढे में डालने से पहले हमें ऐड करना होगा वहां पर लोडिंग डाई, और साथ में ऐड करना होगा ग्लिसरॉल। सर ये क्यों ऐड कर रहे हैं, लोडिंग डाई क्यों ऐड कर रहे हैं, ग्लिसरॉल क्यों ऐड कर रहे हैं? तो ध्यान से सुनो, डीएनए आगे जाके सेपरेट होने वाला है, होने वाला है, तो हमें एक्चुअल पोजीशन पता करनी है। तो लोडिंग डाई क्या करता है, एक्चुअल पोजीशन बताता है। और सर ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का काम भी बताता हूं भाई। हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट जो है बड़े लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं, तो ये कहीं फ्लोट ना हो जाए, बाहर की तरफ निकल के गिर ना जाए, फ्लोट ना हो जाए, इसकी वजह से हम इसमें ग्लिसरॉल डालते हैं। क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है विस्कस होता है। अब जैसे मान लीजिए विस्कस सॉल्यूशन है, इसमें डीएनए है, तो डीएनए बाहर निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि अंदर जो सॉल्यूशन है वो विस्कस है। ठीक है, तो हमने हमारा सैंपल इंट्रोड्यूस किया वेल में, उसके बाद वहां पर वोल्ट मीटर लगाया। जैसे हमने वोल्ट मीटर लगाया, करंट जो है स्टार्ट हुआ फ्लो करना। जैसे करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, वहां पर सेपरेशन स्टार्ट हुआ, और सेपरेशन स्टार्ट होने के बाद वहां पर जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, और एक बात और, जैसे ही आपने सैंपल को लोड किया वेल में, मतलब कि उस गड्ढे में आपने सैंपल को डाल दिया, तो आपको पूरे को क्लोज कर देना है ताकि कोई इंप्यूरिटी बाहर से ना आए। फिर वोल्टेज कनेक्ट करना है 80 टू 150 वोल्ट। जैसे आप वोल्टेज लगाओगे, करंट लगाओगे, डीएनए स्टैंड मूव करेंगे, और डीएनए स्टैंड मूव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो प्लेट जो है एज इट इज ले लेनी है, आपको वो जेल एज इट इज ले लेना है, और उस जेल में ऐड कर देना है ईटीबीआर। सर एक सेकंड, एक डाउट है, ये जेल कौन सा है? ये जेल वो है जहां पर डीएनए सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है सर, दूसरा डाउट, इसमें ईटीबीआर क्यों ऐड कर रहे हैं? ईटीबीआर का मतलब होता है इथिडियम ब्रोमाइड, और ये इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये जो है ना इथिडियम ब्रोमाइड, ये डीएनए के साथ ऐड हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और उसके बाद जब हम इसको यूवी लाइट देते हैं, चलो सर दे के देख ही लेते हैं, ये यूवी लाइट दे रहे हैं, तो जब हम इसको यूवी लाइट देंगे तो ये सारे फ्लोरोसेंस शो करेंगे, ये सारे चमकने लग जाएंगे। नॉर्मली तो नहीं चमकते, चमकाने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ता है, तो फ्लोरोसेंस शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट जब हम इन्हें इथिडियम ब्रोमाइड के साथ ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से सेपरेशन होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसके एडवांटेज दे रखे हैं कि सेपरेशन जो होता है यहाँ पर मोर एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू पेपर। अरे पेपर में तो क्या ही करना था, यहाँ देखो, रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा, शार्पर, बेटर, सिंपल टू परफॉर्म। डिसएडवांटेज क्या है, द जेल कैन बी अल्टर्ड एंड कैन गिव फॉल्स रिजल्ट। हो सकता है जेल खराब हो जाए, और जेल खराब तो रिजल्ट खराब, और इन सब के लिए ट्रेंड पर्सन चाहिए। ये दोनों डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम से बता रखा है, आप देख सकते हैं सैंपल है, कैथोड है, एनोड है, रनिंग स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं सेपरेशन हुआ है। और भी परफेक्ट डायग्राम ये है, पावर सोर्स है, आपकी ये गड्ढे हैं जहाँ पर आप सैंपल डालोगे, सैंपल वेल्स इन जेल, ये आपका जेल का पूरा स्लैब है, ये इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन यहाँ पे भरे हुए हैं, ये पावर सोर्स है जहाँ से करंट आता है, यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बड़े फ्रेगमेंट जो है सबसे पीछे रहेंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटा जो है सबसे आगे रहेगा। इस तरह से सेपरेशन होगा। फिर आपका कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम से पता लग रहा कैपिलरी, तो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी यहाँ पर हम सेपरेशन करेंगे चार्ज मॉलिक्यूल का। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, नाम से पता लग रहा कि यहाँ पर सेपरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब। विद इन द कैपिलरी ट्यूब
यहाँ पर हम चार्ज को सेपरेट करेंगे। द कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन एडवांस मेथड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एडवांस मेथड है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर भी आपको वही करना है, इलेक्ट्रोड लगाना है, एक एनोड एक कैथोड, कैथोड और एनोड की तरफ अपने अपने आयंस आएंगे जब आप करंट को अप्लाई करेंगे। सारी कहानी वही है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, वही सारा लिखा हुआ है। यहाँ पर बस आपके पास कैपिलरी है, उस कैपिलरी के अंदर आपको बफर सॉल्यूशन ऐड करना है और वी कैन से कंडक्टिव फ्लूइड को ऐड करना है और फिर वहां पर सेपरेशन होता है। ये देखो डायग्राम, ये आपका हो गया कैथोड एनोड, ये आपकी हो गई कैपिलरी। इस कैपिलरी के अंदर आपने बफर सॉल्यूशन को फिल कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं कैपिलरी को बफर सॉल्यूशन में डिप कर दिया, उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया, सेम पेपर की तरह। ठीक है, यहाँ पर बस कैपिलरी नाम ले दिया हमने, बाकी सब पेपर की तरह। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दे रखे हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। लास्ट में आपको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस दे रखी है ओवरऑल, चाहे वो पेपर हो, जेल हो या फिर आपकी कैपिलरी हो, सभी का एक ओवरऑल है। तो सीधी सी बात है, आपने जो भी पढ़ा सब लिख दो। डीएनए का सेपरेशन, आरएनए का सेपरेशन, प्रोटीन का सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन। आप देख सकते हैं, यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज स्पीसीज और मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज की, किसी सिंगल चार्ज स्पीसीज की प्रॉपर्टीज की, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज की, तो आप स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद यूज टू सेपरेट ऑर्गेनिक बेसिस, एसिड, इनऑर्गेनिक आयन, यूज टू आइडेंटिफाई अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, यूज टू सेपरेट वेरी लार्ज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर प्रोटीन, सभी को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज टू सेपरेट प्रोटीन फ्रॉम ईच अदर, प्रोटीन एनालिसिस इन बॉडी फ्लूइड, प्रोटीन इन इरेथ्रोसाइट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। तो इन सभी के सेपरेशन में, आइडेंटिफिकेशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है काम आती है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे पहले हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर हमने सब कुछ वही है, पेपर की जगह बस कैपिलरी लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। उससे पहले हमने देखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, काफी डिटेल में देखा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। उससे पहले हमने देखा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके भी हमने काफी डिटेल लेक्चर देखे, डिटेल नोट्स देखे, कंपोनेंट्स देखे। उससे पहले हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। उससे पहले हमने देखा फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड ये आपका सिलेबस। तो आज आपकी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थो बायोलॉजी एप्लीकेशन। डेप्थो बायोलॉजी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर सारे पोल्स, अपडेट्स, मीम्स, एमसीक्यू आते हैं। और अगर टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक और एप्लीकेशन की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर वो काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए और जाकर टाइप कीजिए डेप्थो बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाकर टाइप कीजिए डेप्थो बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम, थैंक यू।